dear student, welcome back my YouTube channel. This is Sunita and today I will teach you chapter number 3rd of 11th class equality. इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1st पॉलिटिकल थ्योरी एंड चैप्टर नंबर 2nd लिबर्टी कर चुके हैं. नाउ विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3rd इक्वलिटी. तो जो इक्वलिटी चैप्टर है इजी और इंटरेस्टिंग भी है. इसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं है जो अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस ओनली मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, after that significance of equality, then dimensions of equality and last one is how can we promote equality. तो ये ओनली 4 टॉपिक आपके सिलेबस में है. जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप हर वीडियो को देख सकें. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्टली व्हाट इज द मीन्स ऑफ इक्वलिटी. तो इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? Absence of privilege and educate opportunities for all. It means कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस यानी जो पहले के टाइम में कि जो किंग रूल चलता था या फिर कोई भी डोमिनेंट पर्सन होता था, उसके बाद उस सक्सेसर है वो डोमिनेंट होगा, तो वो चीजें खत्म कर दी गई है. इक्वलिटी वहां पर स्टेब्लिश होती है जहां पर सभी को एडुकेट अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो प्रिविलेजेस हैं उनके एबोलिशमेंट हो गई या एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. अगर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज द सेम राइट्स एंड एडवांटेज. कि ऐसी सिचुएशन जिसमें सभी को इक्वल राइट मिले हो, सभी को वो एडवांटेजेस मिली हो, कि ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन किया जा रहा है या डिस्टिंक्शन किया जा रहा है. जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना होगा कि हिटलर ने अपने एम्पायर में या अपने रूलिंग टाइम में किस तरह से उन्होंने ज्यूज और आर्यों के बीच में डिफरेंस किया था. कि जो आर्यन पर्सन थे उनके लिए तो हर तरह की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जो ज्यूज पर्सन थे उनको किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी. हम श्रीलंका की बात करते हैं, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा रिगार्डिंग श्रीलंका, कि किस तरह से वहां पर सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई. रीजन क्या था? वहां पर सभी को इक्वलिटी नहीं दी गई थी. तो हर पर्सन को अगर इक्वलिटी दी जाती है तो वहां पर किसी भी तरह के क्लैशेस या डिस्प्यूट के चांस नहीं होते हैं. लेकिन ऐसी सोसाइटी, ऐसा नेशन जहां पर हर पर्सन को इक्वलिटी नहीं दी जाती है तो वहां पर क्लैश के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन कई बार आपके माइंड में आता है कि इक्वलिटी कहाँ है? इक्वलिटी तो नहीं है. कि फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर चल रहा है, उसके साथ तो जेट ब्लैक सिक्योरिटी चलेगी, लेकिन आप लोग चल रहे तो आपके साथ नहीं चलती. हम इसको इनइक्वलिटी नहीं कह सकते. रीजन ये इक्वलिटी ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे और पीएम के जो वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें काफी डिफरेंस है. तो उस डिफरेंस के रीजन से उनको अलग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और हमारे लिए अलग. अगर प्राइम मिनिस्टर अकेला चलेगा तो कोई भी उनको गोली मार देगा, क्या हमें मारेगा? नहीं. तो इसलिए उनको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू वर्क. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पर्सन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो पुअर है, रिच है, ब्लैक है, व्हाइट है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है. जिस तरह से साउथ अफ्रीका में अकॉर्डिंग टू कलर डिस्क्रिमिनेशन था, कि वहां पर ब्लैक और व्हाइट पीपल के लिए डिफरेंट फैसिलिटी थी, कि व्हाइट पीपल हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी जबकि ब्लैक लोगों के लिए नहीं की गई थी. लेकिन अगर हम अर्लियर टाइम का देखते हैं, हमारे यहाँ पर जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे तो उस टाइम हमें इक्वलिटी नहीं थी. बट प्रेजेंट टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसमें हर पर्सन के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है. प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि अगर हम वोटिंग करने जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा लीडर है, इवन प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके वोट की वैल्यू भी 1 होगी और हमारे वोट की वैल्यू भी 1 होगी. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में इक्वलिटी है. तो इक्वलिटी का मीन्स आप समझ गए होंगे कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो, कि जो पहले होता था कि लेडीज को कोई राइट्स नहीं मिले हुए थे, लेडीज को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनके साथ फोर्सफुली जला दिया जाता था, या फिर उनको पढ़ने का राइट नहीं था, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी का राइट नहीं था. लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में देखते हो कि मैन और वुमेन का जो डिफरेंस था, गर्ल और बॉय का जो डिफरेंस था, वो मैक्सिमम खत्म हो गया है. तो हम देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से इक्वलिटी प्रोवाइड की गई. जो नेक्स्ट हेडिंग आती है सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वलिटी. कि सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इक्वलिटी के. अगर सोसाइटी में इक्वलिटी है तो क्या वो बेस्ट सोसाइटी होगी, या फिर जिस सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है वो बेस्ट होगी.
तो हम देखते हैं कि ऐसी सोसाइटी जिसमें इक्वलिटी है, सभी लोग इक्वल है, वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है लोगों को, और साथ में वहां पर बेस्ट वर्क होते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वलिटी, ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट क्या है कि जहां पर इक्वलिटी होगी वहां हर पर्सन को इक्वल राइट भी मिले होंगे। जो ह्यूमन बीइंग है उनको इक्वल राइट प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। जो इक्वलिटी है वो डेमोक्रेसी में कंपलसरी है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें एक जरूरी एस्पेक्ट है, एक जरूरी फैक्टर है इक्वलिटी स्टेब्लिश करना। डेमोक्रेटिक कंट्री कह दिया कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां पर किसी को कोई किसी तरह का राइट नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकता। ऐसा कंट्री जिसको हम डेमोक्रेटिक कह रहे हैं तो उसमें इक्वलिटी कंपलसरी है, उसका एक एसेंशियल पार्ट है, जरूरी पार्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री का। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहां डेमोक्रेसी होगी, जहां पर इक्वलिटी होगी, वहां पर डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। इट मीन्स ऐसा कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी और इक्वलिटी स्टेब्लिश है वो कंट्री कंपलसरी है कि वो डेवलपमेंट करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसा कंट्री जिसमें डिस्क्रिमिनेशन है, पुअर रिच के बीच में, ब्लैक और व्हाइट के बीच में, या किसी भी तरह का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कलर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, रेस डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो कंट्री कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशंस एडवांसमेंट। कि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हर कंट्री एडवांसमेंट की साइड जा रहा है, तो ऐसा कंट्री जिसमें इक्वलिटी होगी वो कंट्री ज्यादा एडवांस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्च फॉर टैलेंट। अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा किस ह्यूमन बीइंग में कितना टैलेंट है? वो टैलेंट तभी सामने आ सकता है जब हर पर्सन को हर तरह के राइट्स प्रोवाइड किए गए हो। इवन जो अपॉर्चुनिटीज दी गई है वो सबके लिए इक्वल हो। ऐसा नहीं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी है जो अपर क्लास के लिए है, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी जो ओनली फॉर मैन है। तो इस तरह से अगर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें बेस्ट टैलेंट नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा कंट्री जहां पर इक्वलिटी होती है वहां पर बेस्ट टैलेंट अपने आप निकल कर आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स जो प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन जो है ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इक्वलिटी है। अगर इक्वलिटी नहीं होती तो मॉडर्नाइजेशन कभी भी नहीं होता। जो पहले के टाइम में देखते हैं कि पहले के टाइम में कोई इक्वलिटी नहीं थी तो उस टाइम मॉडर्नाइजेशन भी नहीं था। जैसे जैसे लोगों को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो ये सिग्निफिकेंस कंपलसरी है या ये इम्पोर्टेंस है किसके लिए? जिसने इक्वलिटी को एक्सेप्ट कर रखा है। तो ये पॉइंट्स आपके सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वलिटी हो गए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस डायमेंशंस या टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। तो जो वेरियस डायमेंशंस हैं उसमें देयर आर 3 डायमेंशन। फर्स्ट इज पॉलिटिकल, सेकंड वन सोशल एंड थर्ड इज इकोनॉमिक। तो ये 3 डायमेंशन है, 3 टाइप्स हैं इक्वलिटी के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पॉलिटिकल कि जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो क्या है। बट द मीन्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रोवाइडिंग राइट टू वोट एंड कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा कंट्री जिसमें हर पर्सन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन राइट दिए गए हैं। किसके लिए? चाहे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए हो या फिर राइट टू वोट हो। उस कंट्री में क्या प्रोवाइड किया जाएगा? पॉलिटिकल राइट। इट मीन्स वहां पर हर पर्सन को पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं। तो पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं जो हर पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड राइट टू वोट। अगर हम टाइप्स ऑफ राइट टू पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं तो इसके भी डिफरेंट पार्ट है या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल राइट। तो फर्स्ट टाइप इज पॉलिटिकल राइट इज राइट टू वोट। तो राइट टू वोट क्या होता है? राइट टू वोट में ऐसा पर्सन जिसकी एज अबव, हर कंट्री में डिफरेंट है, किसी में 21 है, किसी में 18 है। तो इंडिया में कितनी है? वो 18 है। इंडिया में जो राइट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो किया गया है 18 और उससे ऊपर की एज वाले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो ब्लैक है, व्हाइट है, रिच है, पुअर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
ऐसा पर्सन जिसने अपनी एज कंप्लीट कर ली है 18 ईयर, उसको राइट टू वोट मिल जाएगा। और वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अपने राइट टू वोट का यूज कर सकता है। वो उसके लिए फ्री है कि जब भी इलेक्शन कंटेस्ट होंगे वो अपने राइट टू वोट का यूज करेगा, किसी भी लीडर को अपना वोट दे सकता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पॉलिटिकल राइट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी राइट है कि ऐसा पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसको इस तरह का राइट दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ बिलीफ, मीन्स कि उस पर्सन को राइट्स मिले हुए ऑल आर इक्वल, तो उसको बिलीव करने का राइट है कि वो किसी में भी अपना वर्क कर सकता है, अपने बिलीफ को रख सकता है। फोर्थ पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट प्रोवाइड किए गए हैं फॉर पॉलिटिकल राइट्स, तो वो सभी राइट यूज करने का हर पर्सन को राइट है। तो ये हमारे इंक्लूड हैं डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी, और डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी का पार्ट नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल राइट। सेकेंड वन, जो सेकेंड राइट आता है रिगार्डिंग सोशल राइट। नेक्स्ट जो डायमेंशन आता है, नेक्स्ट जो टाइप आता है सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी क्या होती है कि जो समाज है उसके अंदर किस तरह से इक्वलिटी स्टैब्लिश की जाए। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो डिफरेंस किया जाता है रिच और पुअर, ब्लैक एंड व्हाइट इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस एटसेट्रा, कि जो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कलर, रेस, क्रीड, इनके ऊपर जो डिफरेंस किया जाता है उसकी एंडिंग की जाए, तो वो क्या होती है सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी में और क्या इंक्लूड है, एडुकेट हेल्थ केयर, हर पर्सन को राइट है कि वो हेल्थ केयर को अपनी को बेटर रखे, उसके लिए जो गवर्नमेंट जितने भी प्लान चलाती है, गवर्नमेंट जितने भी एक्शन लेती है, उससे जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए वो हर पर्सन को मिलनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है द अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन, कि जो गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रखी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी, 6 to 14 ईयर तक की जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी गई है, वो एजुकेशन हर बच्चे को अपनी गुड एजुकेशन करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रोवाइड की जाए, या उसमें किसी तरह का कोई बैरियर नहीं आना चाहिए, तो तभी वो सोशल इक्वलिटी में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आता है मिनिमम वेज, कि हमारी गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज फिक्स कर रखी है कि इससे कम वेज, चाहे कोई फैक्ट्री है, कंपनी है या ढाबा है, कुछ भी, वहां पर उससे कम वेज पर कोई वर्क नहीं करेगा। जो हमारे यहाँ पर जो लेबर क्लास है उनके लिए मिनिमम वेज को फिक्स किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनी या फिर जो फैक्ट्रीज है वो इनका एक्सप्लॉयटेशन करती है, लेकिन सोशल इक्वलिटी में इंक्लूड है कि उनको वो फिक्स वेज मिनिमम दी जाए। तो ये सारे गवर्नमेंट, इन सारी फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, किसके लिए, हमारे समाज में इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट आती है इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी में कि रिच और पुअर का जो डिफरेंस है वो, टू रिड्यूस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, प्रिवेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो मैक्सिमम वेल्थ की कंसंट्रेशन कुछ हाथों में है, कुछ लोगों के पास है, कुछ परसेंट लोगों के पास है वर्ल्ड की, उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिसोर्स की जो कंसंट्रेशन है कि मैक्सिमम रिसोर्स कुछ पर्सन के हाथ में है, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक इक्वलिटी स्टैब्लिश हो सकती है। इकोनॉमिक इक्वलिटी तभी स्टैब्लिश होगी जब वो ज्यादा वेल्थी पर्सन है, ज्यादा जो रिच पर्सन है, उनके रिसोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इसमें देखें पॉइंट्स को, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, एक पर्सन दूसरे पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, जहां जिसको मौका मिलता है वो वहीं एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाता है। हर पर्सन अपने आप को डोमिनेंट समझ लेता है, इवन अपने आप को गॉड समझ लेता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि लास्ट में सबका होना एक ही है, फाइनल सॉल्यूशन सबका एक है कि सबको एक जगह जाना है, वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। गॉड ने किसी के लिए भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, एक रिच और एक पुअर जब बोर्न होता है, जब उसकी डेथ होती है, सेम प्रोसेस है, उसके लिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये जो मैन ही मैन का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, इसकी एंडिंग हो। सेकेंड है प्रोडक्शन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी कंट्रोल। कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कुछ पर्सन ही कर रहे हैं, जो हमारे कंट्री में देखें या हम फिर वर्ल्ड में देखें तो कुछ परसेंट पीपल ही ऐसे जिनके पास प्रोडक्शन का मेन कंसंट्रेशन है, जिनके पास प्रोडक्शन की मेन पावर है, तो उसको कंट्रोल किया जाए, इवन रिडिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द सिटीजन शुड एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जितनी भी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उसमें सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तभी इकोनॉमिक इक्वलिटी स्टेब्लिश हो सकती है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कि जो ये ओनर बने बैठे हैं, मेन वर्क ओनर थोड़ी कर रहा है, मेन वर्क तो वर्कर कर रहे हैं। तो जो ओनर है उसको अपने जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो प्लस अपना जितना भी बेनिफिट लेना है उसके अलावा सारे बेनिफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए वर्कर्स में। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो पुअर पीपल का फुल सपोर्ट करते थे कि जब ये लेबर क्लास अपने आप को अपलिफ्ट करेगी, अपने आप को सपोर्ट करेगी, तभी कंट्री आगे बढ़ सकता है, तभी सोसाइटी में इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो खत्म हो सकती है। अदरवाइज हमेशा ये रिच और पुअर का डिफरेंस है, ये चलता रहेगा। जो रिच पीपल है वो और ज्यादा रिच होता चला जाएगा और पुअर है वो ज्यादा पुअर होता चला जाएगा। और जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस में मेन वर्क करने वाला भी कौन है? पुअर पीपल। जो वेल्दी पर्सन है या जिनके पास पैसा है, रिच पीपल है, वो मेन वर्क नहीं करते हैं। मेन वर्क कौन करता है? पुअर पीपल। पुअर पीपल ही रिच पीपल को आगे ले जाता है। ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत उसके अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है और वो दूसरों के लिए काम करता है, उसको ये नहीं पता मेरे अंदर कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट है, तो मैं अपने टैलेंट को अपने लिए वर्क करूं। वो किसके लिए वर्क करता है? दूसरों के लिए, दूसरों को, रिच पीपल को आगे बढ़ाने के लिए। तो कार्ल मार्क्स ये कहते थे तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम सब इकट्ठे हो जाओ और प्रोटेस्ट करो। किनका? रिच पीपल का। रिच पीपल का प्रोटेस्ट करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। तो कार्ल मार्क्स ने हमेशा पुअर पीपल को सपोर्ट किया और उन जो रिच और पुअर का गैप है उसको खत्म करने के लिए हमेशा प्रोटेस्ट करने कहते थे कि पुअर पीपल प्रोटेस्ट करो और जो रिच पीपल है उनको कंट्रोल करो। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, कि इसमें जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो हेडिंग करवाए हैं, जो टॉपिक करवाए हैं, वही टॉपिक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2021-22 है। आप कंफ्यूज मत होना कि बुक में तो ये टॉपिक रह गया, मैम ने ये नहीं करवाया, ये तो रह गया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सारे टॉपिक जो इस ईयर के हैं, तुम्हारे इस सेशन के हैं, वो कंप्लीट इसमें करवा दिए। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी। इक्वलिटी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। हम देखते हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में इक्वलिटी है, लेकिन और क्या नीड है और क्या ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें इक्वलिटी को और अपलिफ्ट करना है। इक्वलिटी अभी हमें कम लग रही है, उसको और बढ़ाना है। तो उसके लिए हम कौन कौन से ऐसे मेजर स्टेप्स ले सकते हैं कि जिससे हम इक्वलिटी को प्रमोट करें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी। तो जो फॉर्मल इक्वलिटी है, इट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो अर्लियर टाइम में हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन था रिच और पुअर में तो था ही, साथ में कास्ट बेस्ड पे था। जो अनटचेबिलिटी थी उसको अब अबोलिश कर दिया गया है आर्टिकल 17 के थ्रू। ये फॉर्मल इक्वलिटी में इंक्लूड होता है। सेकेंड पॉइंट आता है थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। इक्वलिटी स्टेब्लिश की जाए थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। अब डिफरेंट ट्रीटमेंट क्या है कि हम ये कहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो मत करो, लेकिन कहीं कहीं पर नीड होती है। लाइक कॉल सेंटर में कोई गर्ल वर्क कर रही है, लेडी वर्क कर रही है, तो उसके लिए डिफरेंट या स्पेशल ट्रीटमेंट की नीड होती है। एक बॉय के लिए उसकी नीड नहीं होती, एक मैन के लिए उसकी नीड नहीं होती। तो इक्वलिटी स्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट की भी नीड है। नेक्स्ट आता है अफर्मेटिव एक्शन, कि कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाए। लाइक समाज में हम देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं कि अभी भी वो बहुत सारी चीजें स्टेब्लिश है, अभी भी हमारा समाज पुरानी विचारधाराओं पर, पुरानी थिंकिंग पर बेस्ड है। इवन जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर अफर्मेटिव एक्शन लाने की सख्त जरूरत है। अगर अफर्मेटिव एक्शन नहीं लाया गया तो जो अर्लियर टाइम से जो पुरानी विचारधाराएं चल रही है, जो परंपराएं, ट्रेडिशन चल रहे हैं, उन्हीं को स्टेब्लिश कर करके डिस्क्रिमिनेशन है वो चलता रहेगा। तो हमें अफर्मेटिव एक्शन की भी नीड है। तो ये हम बहुत सारे ऐसे एक्शन ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट स्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे इक्वलिटी को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। और
हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में इक्वलिटी को स्टेब्लिश किया जा सके, जिससे जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने एक हॉप के साथ हमारे कंट्री को स्टेब्लिश किया, हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उन्होंने हमेशा एक ही होप रखी कि बाइंड रहेगा कंट्री और साथ में आगे डेवलपमेंट करता रहेगा। लेकिन अगर कंट्री में, सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं होगी, जहां इनइक्वलिटी दिखाई दी वहां पर डेवलपमेंट रुक जाती है, डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है। तो उसके लिए इक्वलिटी कंपलसरी है। तो इक्वलिटी लाएंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। वैसे मैक्सिमम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन होने के बाद या फिर डेवलपमेंट होने के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, इक्वलिटी स्टेब्लिश होती जा रही है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। जो डिस्क्रिमिनेशन पुअर रिच मैन वुमेन का है वो है, लेकिन पहले से काफी कम हो गया है। तो हमें अपनी सोसाइटी को और ज्यादा इक्वल बनाना है, बेस्ट बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है और डेवलप करना है। ये हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। आपके जो इक्वलिटी चैप्टर में जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट किए हैं यहाँ, और इनको अच्छे से कराने का एफर्ट भी किया है। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।